गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक सारणीयन, टेबुलेशन। हम किसके टेबुलेशन की बात करेंगे? जिन तथ्यों का हमने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, जिन तथ्यों को हमने कोड दिया है, संकेतन को पढ़ा और क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब अपन आज टेबुलेशन, सारणीयन की बात करेंगे। हमने जो तथ्यों को वर्गीकृत किया है, वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका या सारणी के रूप में कुछ स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। स्तंभों और पंक्तियों से क्या मतलब है? कुछ हमने कॉलम्स में, कुछ हमने रोज में उनको तथ्यों को, वर्गीकृत तथ्यों को व्यवस्थित किया है। दो शब्द इसमें इंपॉर्टेंट हैं, स्तंभ और पंक्ति, कॉलम और रो। तो सारणीयन क्या है? वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका या सारणी के रूप में कुछ स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित, सिस्टमैटिक करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है। सारणीयन टेबुलेशन विश्लेषण, एनालिसिस एवं व्याख्या करने की दिशा में वर्गीकरण का अगला कदम है। किसका अगला कदम है? क्लासिफिकेशन का। और कौन अगला कदम है? टेबुलेशन। किसके वर्गीकरण, किसके टेबुलेशन की हम बात कर रहे हैं? जो हमने तथ्य एकत्र किए हैं, जिन तथ्यों को हमने कोडवर्ड दिया है। एक विचारक के अनुसार जिस प्रकार संकेतन को, तथ्यों को वर्गीकरण की प्राविधिक कार्यविधि माना जाता है, उसी तरह सारणीयन को तथ्यों के सांख्यिकी विश्लेषण की, सांख्यिकी विश्लेषण मतलब हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं कि प्राविधिक प्रक्रिया का एक भाग है टेबुलेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? डेटा की, सांख्यिकी की, स्टैटिक्स की। व्यापक अर्थों में सारणीयन तथ्यों की स्तंभों तथा पंक्तियों के क्रम से जमाई गई व्यवस्था है। हमने जो तथ्यों का वर्गीकरण किया है, उनको हमने किसमें जमाया है? हमने उसको स्तंभों में, कॉलम्स में और पंक्तियों में, रो में जमाया है। यह एक ओर तथ्यों के संकलन और दूसरी ओर उनके अंतिम विश्लेषण के मध्य की प्रक्रिया है। सारणीयन द्वारा मात्रात्मक तथ्यों को, जो तथ्य हमारे पास क्वांटिटी में है, इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन समस्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हमने स्पष्ट कर दिया, किसके द्वारा? कॉलम्स के द्वारा और रोज के द्वारा, पंक्ति के द्वारा। तो कहीं किसी प्रकार भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है। इस कार्यविधि के अंतर्गत तथ्यों को वर्गीकरण करने के बाद हम स्तंभ और पंक्तियों के इस ढंग से जमाने की बात करते हैं कि उन तथ्यों की विशेषताएं और उनका तुलनात्मक महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाए। सारणीयन का जो मूल उद्देश्य है, तथ्यों को इस तरह प्रस्तुत करना, फैक्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करना, उनको जमाना, प्रस्तुत करना कि वे सरलता से एकदम इजी वे में समझ में आ जाए, कॉलम और रो के द्वारा क्लियर कट हो जाए, स्पष्ट हो जाए। इससे वे स्पष्ट और सरल हो जाते हैं। स्तंभों तथा पंक्तियों में तथ्यों को सजा देने से मतलब है जमा देने से, उनकी विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और अंततः तथ्यों का ढेर संक्षिप्त रूप में सामने आ जाता है तथा वे तुलना एवं विश्लेषण के योग्य बन जाते हैं। प्रोफेसर यंग ने
सांख्यिकी सारणी को सांख्यिकी आशुलिपि कहा है, शॉर्ट हैंड। किंतु सभी सारणियां एक सी नहीं होती। एक अच्छी सारणी उद्देश्य के अनुकूल एवं वैज्ञानिक होनी चाहिए। यदि उसमें दल बदल की समस्या संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण किया गया है तो सभी दल बदलुओं के दल, उनका समय, उनका क्रम तथा अवधि का प्रदर्शन होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के दल बदलुओं को अलग अलग बनाकर उससे तुलना के योग्य बनाया जा सकता है। उसका आकार उपयुक्त होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह समझ सके और जल्दी समझ सके। वह प्रदर्शनीय अर्थात आकर्षक भी होना चाहिए। यानी टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जैसे हम कंप्यूटर पे आज के युग में हम काम करते हैं तो हम टेबुलेशन, एक टेबल बना लेते हैं। उसमें क्या कुछ कॉलम रखते हैं, रोज रखते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, परसेंटेज और रिमार्क। तो ये टेबल तैयार होगी तो उसको हम यदि देखेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा और हमारा काम भी सही हो जाएगा। तो ये टेबुलेशन का मेन उद्देश्य है। अब जहां तक टेबुलेशन का जो निर्माण है, जिसका प्रोसेस है, जिसकी प्रक्रिया है, उसको हम समझते हैं। सारणियन का निर्माण एक कठिन कार्य, शुरू में कठिन है और उसे एक अनुभव जो व्यक्ति है और जो सही शोध करता है, प्रतिभा संपन्न शोध करता है, ही कर पाएगा। और वर्गीकरण, जब हमने तथ्यों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, उसके पश्चात जब तथ्य सामने आते हैं, फैक्ट सामने आते हैं, तो उसे सबसे पहले सारणी को शीर्षक दिया जाता है, हेडिंग दिया जाता है। तो नंबर 1 प्रोसेस क्या हुआ? हेडिंग देना, शीर्षक देना। और इस शीर्षक में हम क्या करते हैं? तथ्यों का विषय देखते ही समझ में आ जाता है। जो हमने टॉपिक लिया है, जो शीर्षक लिया है, उसको। अब जो क्रम 2 है, उसके अंतर्गत विभिन्न स्तंभों की स्थिति को देखा जाता है, कॉलम्स को, कि कॉलम में क्या क्या डालना है। और कॉलम जो है ना तो अनावश्यक रूप से बड़े होने चाहिए और न ही बहुत अधिक छोटे होने चाहिए। ये दूसरी चीज आ गई प्रक्रिया में। तीसरी चीज जो है कि प्रत्येक स्तंभ को एक अनुशीर्षक, कैप्शन दिया जाता है। शीर्षक दिया नंबर 1, दूसरा नंबर पर उनका आकार देखा और तीसरे नंबर पर हमने कैप्शन, अनुशीर्षक डाला, ताकि ये पता चल सके कि वह स्तंभ आंकड़ों के विषय में क्या अतिरिक्त और क्या विशेष जानकारी देता है। इसका उदाहरण यदि हम समझें, जैसे हमने, हमारा शीर्षक है जनसंख्या। अब जनसंख्या शीर्षक है और जो हमारे कॉलम होंगे उसमें स्त्री और पुरुष का कॉलम बनाएंगे। और यदि स्त्री वर्ग के अंतर्गत भी स्तंभ होंगे, कॉलम होंगे, तो उनके अनुशीर्षक में क्या होगा? जो कैप्शन है, शिक्षित और अशिक्षित। 3 प्रोसेस हो गए। शीर्षक देना, फिर स्तंभों के ऊपर लिखा जाना, स्त्री और पुरुष हमने जनसंख्या के आधार पर, हमारा टॉपिक जनसंख्या है, शीर्षक जनसंख्या है। फिर हमने कैप्शन दिया, स्त्रियों में शिक्षित और अशिक्षित। जो चौथा प्रोसेस आता है कि जो रोज हैं, जो पंक्तियां हैं, उनमें सूचनाएं भरी जाती हैं। उन्हें अल्फाबेट के अनुसार समय, स्थान आदि के अनुसार लिखा जाता है। ये 4 चरण पूरे होते हैं। 5वें चरण में स्तंभों का क्रम, जो हमने कॉलम्स डिसाइड कर रहे हैं, उनका सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित करने के बाद हम तथ्यों का परिचय देने वाली
उसमें बातें लिखी जाती है। उसके बाद अधिक महत्वपूर्ण सूचना किस ओर लिखी जाएगी और उससे कम महत्वपूर्ण सूचना किस ओर ले जाएगी, ये स्तंभों में भरी जाती है। तुलना से संबंधित स्तंभ पास पास में रखे जाते हैं। हमें किस चीज की तुलना करनी है, उसके जो कॉलम्स है उसको हम पास पास रखते हैं। और फिर हमको रेशो बताने के लिए, अनुपात बताने वाले स्तंभ उनके समीप ही लिख दिए जाते हैं। ये तो 5 चरण हुए। जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 6 नंबर पर आता है, आंकड़ों का उप विभाजन करने के लिए मुख्य स्तंभ के उप स्तंभ बनाए जाते हैं। पहले तो स्तंभ था, अब सब स्तंभ बनाए जाते हैं। और जो 7वां चरण है, यदि स्तंभ अनेक उप वर्गों या उप स्तंभों में बांट दिया जाए तो उनका योग टोटल भी दिया जाता है। और एंड में यदि कोई विशेष बात बतानी होती है तो उन्हें एंड में रिमार्क्स के स्तंभ के अंतर्गत लिख दिया जाता है। जब हम कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं बच्चों के नाम पता लिखने के लिए, कैटेगरी लिखने के लिए एडमिशन के समय, तो हम एंड में रिमार्क रखते हैं। तो हमको जो विशेष बात लिखनी है उसको हम एंड में टिप्पणी के रूप में, रिमार्क के रूप में लिखते थे। 7वें नंबर का आपका जो सारणी का प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो पूरी हो जाती है। सारणीयन करने की ऊपरी क्रियाएं दोनों पद्धतियों से की जाती है। जो 7 प्रक्रिया बताई है, जो क्रियाएं हैं, वो दोनों पद्धतियों से होती है, चाहे वे हाथ से लिखा जाए या मशीन से। जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम हैंड टेबुलेशन कहते हैं, जो पहले होते थे। और आज सारा काम कैसे होता है? आज सारा काम टैली शीट पर, हम कंप्यूटर में बैठते हैं, उसमें हम एक्सेल शीट में जाकर टेबल तैयार करते हैं और अपने काम को करना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले उन समूहों, वर्गों या जो अंतराल हैं, जो क्लास इंटरवल्स को निश्चित किया जाता है, जिसके अंतर्गत तथ्यों को रखना होता है। जैसे यदि 100 मतदाताओं की आय का सारणीयन करना है, जो मतदाता हैं उनकी आय कि एक मतदाता कितने, तो हम क्या करेंगे, आय समूह को हम 100 से 200, 200 से 300, 300 से 4 में बांट देंगे। और फिर वर्ग एक टेबल तैयार करेंगे और टेबल तैयार करने के बाद हम उसका जो टोटल है उसको लगाएंगे कि 100 से 200 वर्ग के कितने मतदाता हैं, 200 से 300 कितने मतदाता हैं, 300 से 400 कितने मतदाता हैं। ये तो हुआ हैंड टेबुलेशन। यांत्रिक टेबुलेशन जो सारणीयन है, बहुत से मात्रा में आंकड़े उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है। मशीनें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक हाथ से चलने वाली और एक बिजली से चलने वाली। अब बिजली से मशीनों से सारणीयन करने पर अनेक पूर्व क्रियाएं करनी होती है। सबसे पहले तो प्रत्येक उत्तर या सूचना को मशीन द्वारा बाह्य प्रतीकों या कोड जो होता है संकेतों में बदल दिया जाता है। इसे संकेतन कहा जाता है। जैसे बेकार व्यक्ति, मतदाता, गैर मतदाता, तटस्थ आदि को क्रम संख्या 0, 1, 2, 3 आदि संख्या दी जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की टेबुलेशन की। और मशीनें भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, हाथ से चलने वाली और दूसरा बिजली चलने वाली। और उसके पश्चात कोड संख्या को सारणीयन कार्डों में दर्ज किया जाता है। सारणीयन कार्ड को पंच कर दिया जाता है और सारी सूचना संख्या में बदल दी जाती है। प्रत्येक सूचनादाता का एक कार्ड बन जाता है। कार्ड पर सदैव 2 अंकों में सूचना लिखी जाती है। उसके बाद कार्ड पर छेद करने की क्रिया की पुनः जांच की जाती है। पंच जो कार्ड किया हमने, किसने वोट दे दिया, वोट देने जब जाते हैं हम तो एक कार्ड होता है वोटर आईडी, उसे पंच किया जाता है
और कार्डों को छांटा जाता है। यह छांटने का काम सारणियन कार्डों की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। इस कार्य को मशीन स्वयं कर देती है। उसके पश्चात मशीन कार्डों को अलग अलग निकालकर भिन्न वर्गों में आने वाली संख्या को दर्ज कर देती है। इसके साथ ही सारणियन कार्य पूरा हो जाता है। यानी जो टेबुलेशन का काम है वो हाथ से भी किया जाता था। पहले कार्ड लाता, उसको पंच किया जाता था, आज भी किया जाता है, और मशीन द्वारा। दोनों तरीकों से हम टेबुलेशन का काम संपन्न कर सकते हैं। और जो सांख्यिकी सारणी के प्रकार है उनको हम दो आधार पर विभाजित कर सकते हैं। एक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा आकार के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य, और आकार के आधार पर सरल सारणी और जटिल सारणी। अब जहां तक सारणियन की उपयोगिता का प्रश्न है, उसके मूल्यांकन का प्रश्न है, तो उनमें हम कह सकते हैं कि सारणियन के द्वारा, टेबुलेशन के द्वारा तथ्य, जो हमने तथ्यों को इकट्ठा किया है, तर्कपूर्ण एवं आकर्षक ढंग से रखे जाते हैं। उनका विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। इससे सांख्यिकी, माध्य, विचलन आदि निकाले जा सकते हैं। आंकड़ों को सारणी में रखने के समय स्थान और धन की बचत होती है। सारे तथ्य एक ही स्थान पर आ जाते हैं या उनकी तुलना संभव हो जाती है। उसमें तथ्यों संबंधित सारी विशेषताएं आ जाती हैं, लेकिन साथ ही सारणियन का कार्य अपने आप में सीमित हो जाता है। उसमें केवल संरचनात्मक तथ्यों का ही प्रदर्शन किया जा सकता है। गुणात्मक तथ्य सारणियन द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। इससे सभी मदें महत्व की दृष्टि से बराबर मानी जाती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बहुत सी जो मदें हैं न्यूनाधिक कम महत्व की होती हैं। तथ्यों का गुण स्थान की धारणा के आधार पर समुचित वर्गीकरण और सारणियन कर लिया जाता है। तो अगला कार्य विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है। विश्लेषण एवं व्याख्या की प्रक्रिया निष्कर्षों, सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांत निर्माण, जो हमारा मेन उद्देश्य है थ्योरी बिल्डिंग, रिसर्च का, की ओर ले जाती है। शोध का यही गंतव्य स्थल होता है। उसके पश्चात शोध प्रतिवेदन या प्रबंध तैयार। एंड वाली जो हमारी स्टेज है रिपोर्ट राइटिंग, वो इस टेबुलेशन के बाद शुरू हो जाती है। तो टेबुलेशन क्या है? तथ्यों को, कौन से तथ्यों को? वर्गीकृत तथ्यों को तालिका के रूप में हम कुछ स्तंभों, कॉलम्स और रो में बांट देते हैं। ये प्रक्रिया टेबुलेशन कहलाती है। टेबुलेशन का जो उद्देश्य है कि वो तथ्य सरलता से समझ में आ सके और स्पष्ट हो सके और सभी इसी का आसानी से प्रयोग कर सके। इसके जो प्रोसेस था 7 चरण में पूरा होता है। और इसके बाद 2 प्रकार के टेबुलेशन, एक हैंड टेबुलेशन और दूसरा मशीन के द्वारा टेबुलेशन किया जाता है, और इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है। और इसके बाद, टेबुलेशन के बाद, जो हमारे सिद्धांत निर्माण का अंतिम उद्देश्य है, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च प्रतिवेदन या प्रबंध तैयार किया। हमने कैसे रिसर्च किया है, कैसे तथ्यों को एकत्र किया है, कैसे तथ्यों की व्याख्या की है, कैसे तथ्यों का विश्लेषण करते हुए एकत्रित तथ्यों को हमने टेबुलेशन के माध्यम से उसको सरल बनाया है और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया है। और रिसर्च की जो अंतिम प्रक्रिया है, थ्योरी बिल्डिंग तक पहुंचा जाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।